हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने प्रैक्टिस सेट के साथ फिर उपस्थित हुई हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं ये सेशन। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले गद्यांश दिया है, तो गद्यांश को देखते हैं क्या कह रहा है गद्यांश। नीचे निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 के लिए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो गद्यांश देखते हैं। यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत और प्रगति कर रहा है। विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है, किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है जिससे हम छुटकारा चाहते हैं। वह क्या है? वह है नैतिकता का पहलू। किसका पहलू? नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं है, देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है, तो सारी प्रगति जो है वो निरर्थक होगी। सारी प्रगति जो है वो निरर्थक होगी। आज यह आम धारणा है कि हथेली गर्म किए बिना साधारण सा काम भी नहीं हो सकता, कि हथेली गर्म किए बिना भी साधारण सा काम नहीं हो सकता। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की होड़ लगी हुई है। उन्हें ना समाज की चिंता है और ना देश की। समाचार पत्रों में अब ये रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि सच नहीं है। नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। किसका प्रचार हो रहा है? प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। लोगों में यह धारणा घर कर जा रही है कि जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले तो इस सोच से मुक्ति पाना है। मुक्ति पाना जरूरी है और उसके बाद यह संकल्प लें कि भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे। क्या संकल्प लें? भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाना है और उन्हें बेनकाब करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। तो ये था गद्यांश। अब इससे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? देश की प्रगति कब निरर्थक हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नैतिक चरित्र और देश के मान सम्मान का ध्यान न रखने पर। बी कह रहा है नैतिक चरित्र और सच्चाई का ध्यान न रखने पर। सी कह रहा है सच्चाई और देश के मान सम्मान का ध्यान न रखने पर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देश की प्रगति कब निरर्थक हो सकती है? देश की प्रगति, ऑप्शन नंबर ए, नैतिक चरित्र और देश के मान सम्मान का ध्यान न रखने पर देश की प्रगति निरर्थक हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी यही कह रही है। नैतिक चरित्र और देश का मान सम्मान का ध्यान न रखने पर देश की प्रगति निरर्थक हो जाती है। जो देश निर्माण का मुख्य तत्व है, प्रमुख तत्व है। सेकंड प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आर्थिक विकास की चुनौती, बी कह रहा है सामाजिक विकास की चुनौती, सी में नैतिक विकास की चुनौती और डी धार्मिक विकास की चुनौती। तो गद्यांश किसकी तरफ संकेत कर रहा है? नैतिक विकास की चुनौती की तरफ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नैतिक विकास की चुनौती गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। गद्यांश के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मुख्य निर्माणक तत्व उस राष्ट्र के द्वारा प्रयोग की जाने वाली नीतियों प्रक्रियाओं का आधार जो है नैतिकता युक्त है या नहीं। तो ये इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और उसका शुद्ध वर्तनी बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए जागृत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जागृति, ऑप्शन नंबर सी जागृत, ऑप्शन नंबर डी जागृत। तो इसमें सही विकल्प जो है ऑप्शन नंबर डी है, जागृत। जागृत का मतलब होता है जो सचेत हो, जो जागृत अवस्था में हो। वह अवस्था जिनमें सब बातों का परिज्ञान होता है, अर्थात जो जागृत अवस्था में हो वही जागृत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चौथा प्रश्न कह रहा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 25, बी 30 और सी में कह रहा है 20, डी कह रहा है 35। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 होती है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर
म तक, क से म तक जो है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनमें जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करके हवा को रोकता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए झ, ऑप्शन नंबर बी च, ऑप्शन नंबर सी ख और ऑप्शन नंबर डी छ। तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद जो है क्या दिखाई देता है? इन दो वर्णों से मिलकर जो है छ बनता है। तो क के बाद तो ये होना चाहिए, परंतु ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद छ व्यंजन देखने को मिलता है क्योंकि छ संयुक्त व्यंजन है और इन दोनों वर्णों से मिलकर बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर कह रहा है ग्रीवा ध्वनि, बी कह रहा है मूर्धा ध्वनि, सी कह रहा है कंठ ध्वनि, डी कह रहा है दंतोष्ठ ध्वनि। तो ग्रीवा कोई ध्वनि जो है ये देवनागरी लिपि की कोई वर्ण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ ये सब जो है देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियों में ग्रीवा ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि में कंठ ध्वनियां हैं, तालव्य ध्वनियां हैं, मूर्धन ध्वनियां हैं, दंत ध्वनियां हैं और ओष्ठ ध्वनियां हैं और अनुनासिक आदि भी हैं, परंतु जो है ग्रीवा ध्वनि नहीं है देवनागरी लिपि के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। ऑप्शन नंबर ए। बी कह रहा है समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। सी कह रहा है मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो इसमें जो है उसमें बी सही है। ऑप्शन नंबर बी समाज की वर्तमान दशा जो है चिंताजनक है। तो यह पूरी तरह से शुद्ध है। बल्कि इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने नहीं, इस ग्रंथ की रचना, यहाँ पे रचना होनी चाहिए, रचना जो है तुलसीदास ने किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। शुद्ध वाक्य होगा समाज की वर्तमान दशा जो है वो चिंताजनक है। चलिए अगले प्रश्न पर। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में किस प्रकार में वाक्य का प्रकार पहचानिए। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सरल वाक्य, बी कह रहा है मिश्र वाक्य, सी कह रहा है संयुक्त वाक्य और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न कह रहा है मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो यहाँ जो है मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी। मिश्र वाक्य होता है, इसमें एक वाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है और ये जो है कीवर्ड का प्रयोग किया गया है इसमें। तो इसको देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है इसमें जो है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया है। मिश्र वाक्य क्या होता है? मैंने आपको बताया मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में मिश्र वाक्य। प्रश्नोक्त वाक्य में एक उपवाक्य होता है, आप अवश्य आएंगे, ये उपवाक्य है। वाक्य भी है जिसे प्रधान उपवाक्य के साथ अव्यय की का प्रयोग इसमें किया गया है, अव्यय की के साथ जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। फूल का तत्सम शब्द है। अब फूल का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए पुष्प, बी पुष्प, सी प्रसून, डी सुमन। तो फूल का तत्सम जो है वो है पुष्प। ऑप्शन नंबर बी। और फूल शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द जो है फूल जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो पुष्प होता है। फूल का तत्सम पुष्प है। संस्कृत के अपरिवर्तित शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के अपरिवर्तित शब्द होते हैं। पुष्प, प्रसून, सुमन आदि जो है फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर।
इसमें कह रहा है कर्म का तद्भव बताइए। कर्म का तद्भव बताइए, अर्थात कर्म जो है वो कैसा शब्द है, वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो है, कर्म तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है काम है। काम है, ऑप्शन नंबर ए। इसका तद्भव जो है काम है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है नौका। एक का अर्थ है नौका। ऑप्शन नंबर ए तरणी, ऑप्शन नंबर बी तरुण, ऑप्शन नंबर सी तरुणी, ऑप्शन नंबर डी तरण। तो हमें नौका का अर्थ बताना है कि नौका नौका के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो तरणी, तरणी का मतलब होता है नौका। तरणी का मतलब नौका, जबकि तरुण का मतलब होता है युवक, युवक और युवा, युवक और युवा। तरुण का मतलब, और तरुणी का मतलब होता है युवती या किशोरी, युवती या किशोरी। ये युवती तरुणी का मतलब होता है। और तरण का मतलब होता है, तरण का मतलब होता है तार, क्या तारना, तारना। इस तरण का मतलब होता है तारना। तो नौका का अर्थ होता है तरणी, तरणी मीन्स नौका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया ये? तो मैंने आपको बताया तरण का अर्थ होता है तारना, तरना या तारना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद विशेषण है। कौन सा रेखांकित पद सार्वनामिक विशेषण है? इसमें हमें सार्वनामिक विशेषण को पहचान करना है। कौन सा ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण है, कौन से ऑप्शन में। चलिए पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन कह रहा है मुझे 50 रुपए दीजिए। बी कह रहा है वह भला आदमी है। सी कह रहा है ये लोग कहाँ से आए हैं। डी कह रहा है 1 लीटर दूध कितने का है। तो मुझे 50 रुपए दीजिए, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। हमें सार्वनामिक विशेषण की पहचान करना है। कौन से विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो संज्ञा से पहले, जो संज्ञा से पहले लगा होता है, वही सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसमें जो है ये जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। और लोग कैसे हैं? ये संज्ञा है, लोग संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, सी जो है यह सही आंसर है। ये जो है सार्वनामिक विशेषण है। कह रहा है प्रस्तुत वाक्य में ये सर्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है ऐसे सर्वनाम शब्द जो है जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेष, संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कौन सा विशेषण कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ये लोग, उस पेन, तो इनमें जो है ये और उस शब्द का प्रयोग किया गया है। लोग एवं पेन से पहले किया गया। तो लोग एवं पेन जो है ये संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द से पहले जो शब्द लगा रहता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष की पहचान कीजिए या विशेष का चयन कीजिए। विशेष, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीता, बी हनुमान, सी सागर, डी आकाश। तो इसमें विशेष से पहचानना है। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है। तो इसमें कह रहा है अगाध सागर, सागर की विशेषता क्या है? अगाध है। तो ये तो विशेषण हो गया। और सागर क्या है? इसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई है? सागर की। तो इसमें जो है सागर जो है ये विशेष है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जैसे विशेष का एक उदाहरण और समझते हैं, जैसे नीला आकाश, नीला आकाश, नीला आकाश। तो नीला शब्द जो है ये विशेषण हो गया और आकाश जो है ये विशेषता, विशेष हो गया, क्योंकि आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि आकाश जो है वो नीला है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 7। तो भाववाचक संज्ञा जो है ये 5 प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से बनती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं वो। पहले तो भाववाचक संज्ञा क्या है ये समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, स्थिति, भाव, दशा आदि का पता चले उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है लड़का, तो लड़का से भाववाचक संज्ञा बना लड़कपन। और विशेषण है कठोरता, तो कठोरता से भाववाचक संज्ञा कठोर बना। और सर्वनाम, सर्वनाम है अपना, तो इससे भाववाचक संज्ञा अपनापन बना। और क्रिया, क्रिया है दौड़ना, तो दौड़ना से भाववाचक संज्ञा क्या बना? दौड़। और 5वां कह रहा है अव्यय से, अव्यय शब्द है शाबाश, और इससे भाववाचक संज्ञा बनने वाला जो है वो है शाबाशी। कौन सी है? शाबाशी। तो इन 5 प्रकारों से ही भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल शब्द है, कल शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम है, बी नामपद है, सी काल है और डी अव्यय है। तो कल शब्द जो है ये समय का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? समय का। और समय का इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? काल। कौन सा ऑप्शन दिया है? काल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कल का अर्थ है अवधि से है और अवधि का अर्थ है काल। कल शब्द जो है ये समय को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? समय को निरूपित कर रहा है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान हो उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्त्री कपड़ा सीती है। यह वाक्य वाच्य में है। कौन से वाच्य में है? ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य, बी कह रहा है भाववाच्य, सी कह रहा है कर्तृवाच्य और डी कह रहा है कोई नहीं। तो इसमें जो है कर्तृवाच्य है। ऑप्शन नंबर सी कर्तृवाच्य। कौन सी वाच्य है? कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। स्त्री कपड़ा सीती है। अब कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्ता या कर्तृवाच्य सही है। इसमें कर्तृवाच्य का मुख्य बिंदु कर्ता होता है, कर्ता होता है। क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं। इस क्रिया में भी कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही है। इस वाक्य में क्रिया भी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही है, तो इसलिए इसमें कौन सी वाच्य? इसमें कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर कह रहा है लड़का पत्थर फेंकता है। यह वाक्य कारक के लिए उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म और डी करण। तो लड़का पत्थर फेंकता है, तो इसमें जो है कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ को विभक्ति लुप्त है। जैसे कह रहा लड़का पत्थर फेंकता है, तो लड़का जो है पत्थर, लड़का पत्थर को फेंकता है, को फेंकता है। तो यहाँ जो है ये को विभक्ति का लोप हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कर्म कारक, कर्म कारक है। कह रहा है लड़का पत्थर को फेंकता है, को कर्म कारक है। उपयुक्त वाक्य में फेंकने की क्रिया का फल पत्थर पर पड़ रहा है, अतः जो है पत्थर कर्म कारक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उपसर्ग पूछा। इसमें उपेक्षा में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए उ, बी उत, सी उप और डी अत। तो उपेक्षा में उपसर्ग है उप। कौन सा उपसर्ग है? उप। उपेक्षा का संधि विच्छेद होगा उप प्लस ईक्षा, उप प्लस ईक्षा। तो इसमें उप जो है ये कौन सा है? इसमें उपसर्ग है। तो यहां से हम जो है अब इसमें संधि भी बता दीजिए कौन सी संधि हो रही है। यहां से हम अ निकाल लेते हैं और यहां से हम ई। तो अ और ई मिलकर क्या होता है? ए बनता है। तो इसमें जो है गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है।
गुण संधि। कौन सी संधि हो रही है? गुण संधि। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उप उपसर्ग से अन्य शब्द भी हैं, जैसे उपवन, उपदेश, उपकार, उपनाम। उप का अर्थ होता है सदृश या गौण, सदृश या गौण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आंख लगना। आंख लगना ऑप्शन नंबर ए आशंका होना, बी मृत्यु होना, सी नींद आना, डी कह रहा है प्रेम होना। तो आंख लगना का मतलब है कि नींद आना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। आंख लगना का अर्थ है नींद आना। वाक्य प्रयोग है सीमा की रात को पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, अर्थात नींद आ गई, ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो समान न हो, ऑप्शन नंबर ए बराबर, बी जटिल, सी अविषम और डी कह रहा है विषम, डी कह रहा है विषम। तो जो समान न हो अर्थात अविषम, अर्थात अविषम, जो समान न हो। समान होता तो विषम हो जाता, पर जो समान न हो वो अविषम होता है, अविषम होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। जो समान न हो उसे हम विषम कहते हैं, विषम कहते हैं। जिसे हल करना कठिन हो, जटिल। जो समान हो वह अविषम है। गुण मात्रा या महत्व में आदि में समान बराबर होता है, समान या बराबर होता है। गुण मात्रा में जो है इसका महत्व जो है समान या बराबर एक साथ होता है, पर जो समान ना हो वो विषम है, जो समान ना हो वो विषम है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से ही है। और जो समान न हो वो विषम है और जो समान हो वो अविषम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है स्वर संधि के कितने भेद हैं, ऑप्शन नंबर ए 5, बी 2, सी 7 और डी 3। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से भेद होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संधि से है। यथार्थ में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर ए दीर्घ, बी यण, सी वृद्धि, डी गुण। तो यथार्थ में जो है वो दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ। तो यहां से हम बड़ा आ निकाल लिए, प्लस यहां से अ, बड़ा आ या छोटा आ मिलकर क्या होता है? दीर्घ आ बनता है। तो क्या हो गया? यथार्थ हो गया, यथार्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? दूध दूहत अतिही रति बाढ़ी, एक धार दोहिन पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए संयोग वात्सल, बी संयोग श्रृंगार, सी वियोग श्रृंगार और डी वियोग वात्सल। तो इस पंक्ति को पढ़ते ही पता चल रहा है कि इसमें संयोग वात्सल्य है। कौन सा रस है इसमें? संयोग वात्सल्य रस है। उपर्युक्त पंक्तियों में संयोग वात्सल्य दृष्टव्य है। वात्सल रस का स्थायी भाव जो है वत्सलता होता है। क्या होता है? वत्सलता होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में गायों के प्रति माता यशोदा के स्नेह को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। छप्पर किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन नंबर ए सम, बी कह रहा है विषम, सी अर्धसम, डी इनमें से कोई नहीं। तो छप्पर जो है ये विषम मात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विषम मात्रिक छंद है। और इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें जो है 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं छप्पय में। किससे बनता है? रोला और उल्लाला मिलकर छप्पय छंद बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए वस्त्र, बी वर्ण, सी आभूषण, डी विशिष्ट। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ सभी को पता है। इसमें अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है वो आभूषण होता है, आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। काव्य रूपी शरीर की सुंदरता को अलंकार रूपी आभूषण से सुंदर बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न समास से पूछा गया है। कह रहा है कथा साहित्य में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए नय, बी बहुब्रीही,
सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो कथा साहित्य में समास पूछा है, तो कथा साहित्य का हम समास विग्रह कैसे करेंगे? कथा का साहित्य, कथा का साहित्य, कथा का साहित्य। तो का परसर्ग किसमें आता है? का जो है ये कथा का साहित्य, तो ये जो है तत्पुरुष में आता है, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है कथा का साहित्य। कथा साहित्य का समास विग्रह कथा का साहित्य अर्थात प्रश्नोक्त शब्द में संबंध तत्पुरुष है जिसका कारक विभक्ति का लुप्त है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, और ये है आज का अंतिम प्रश्न। मैंने 27 प्रश्नों का ही सेशन लिया था आज। ये है अंतिम प्रश्न आज का। कह रहा है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए वृंदावन लाल वर्मा, बी कह रहा है किशोरी लाल गोस्वामी, और डी कह रहा है लल्लू लाल, और सी कह रहा है लल्लू लाल, और डी कह रहा है इंसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। इंसा अल्लाह खां, इनका जो है समयावधि जो है 1756 से 1817 ईस्वी तक है। हिंदी साहित्यकार और उर्दू कवि थे। कौन? इंसा अल्लाह खां जो थे ये हिंदी साहित्यकार और उर्दू के कवि थे। वे लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारों में कविता करते थे। उन्होंने दरियाए लतफत नाम से उद्दे का प्रथम व्याकरण की रचना की थी। हिंदी में उन्होंने रानी केतकी की कहानी नामक कथा ग्रंथों की रचना की है। यह उर्दू में लिखी गई। किसमें लिखी गई थी? उर्दू में लिखी गई थी। बाबू श्याम सुंदर दास ने इन्हें हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। किसको? रानी केतकी की कहानी को। रानी केतकी की कहानी को किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की रचना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 27 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।